स्वागत है साथियों। हिंदी साहित्य के वन लाइनर सीरीज़ को हम लगातार पढ़ रहे हैं, जो कि बहुत ही उपयोगी यानी रामबाण साबित होने वाला है, क्योंकि हम चुनिंदा प्रश्नों को ही लगातार अपनी क्लासेस में आपको बता रहे हैं और तथ्यात्मक ढंग से, जो कि एकदम प्रामाणिक हो। तो उसी क्रम में आज का ये वीडियो है। देखते हैं सबसे पहले हिंदी के प्रथम महाकवि कौन माने जाते हैं। ध्यान रखना है चंद्रबरदाई। हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा माना जाता है? पृथ्वीराज रासो। ध्यान रखेंगे, ये वीडियो पूरी तरह से केंद्रित हो जाएगा पृथ्वीराज रासो और चंद्रबरदाई के विषय में। तो पंडित हरप्रसाद शास्त्री के अनुसार चंद्रबरदाई का जन्म कहाँ हुआ है? तो ध्यान रखना है, लाहौर में चंद्रबरदाई का जन्म माना जाता है पंडित हरप्रसाद शास्त्री के अनुसार। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार चंद्रबरदाई का जन्म वर्ष क्या है? तो ध्यान रखेंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने चंद्रबरदाई का जन्म वर्ष 1168 ईस्वी माना है। चंद्रबरदाई के पुत्र का क्या नाम था? तो ध्यान रखेंगे, जल्हड़ था। पुस्तक जल्हड़ हथ दय चली गज्जन निपकाज। तो इस तरह की पंक्ति भी चंद्रबरदाई की प्रसिद्ध है कि अपने पुत्र जल्हड़, जो कि 4 बेटों में सबसे छोटा था, उसे अपनी इस रचना को सौंप करके पृथ्वीराज के साथ चंद्रबरदाई चले गए थे। ये प्रसिद्ध है। पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक ग्रंथ मानने वाले विद्वान कौन कौन से हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में, चाहे ईएमआरएस की हो, केवीएस एनवीएस की हो, यूजीसी नेट हो, असिस्टेंट प्रोफेसर, सब में ये बहुत ज़रूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक ग्रंथ कौन कौन मानता है। तो ध्यान रखेंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, कविराजा श्यामलदान, गौरीशंकर हीरा चंद ओझा, डॉक्टर वूलर, मुंशी देवी प्रसाद, इतने लोग पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक ग्रंथ घोषित करते हैं। तो इनके नाम आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं, डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार पृथ्वीराज रासो में कुल कितने प्रकार के रस हैं? तो वे लिखते हैं कि डॉक्टर नगेंद्र की 2 प्रमुख रस हैं इसमें, श्रृंगार और वीर रस। ध्यान रखेंगे इसको। पृथ्वीराज रासो की भाषा कौन सी है? तो ध्यान रखना है, पिंगल शैली है इनकी भाषा। अब पिंगल शैली की भाषा होती क्या है? तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ब्रजभाषा का वह रूप जिसमें राजस्थानी बोलियों का मिश्रण हो, वह पिंगल शैली की भाषा कहलाती है। यानी ब्रजभाषा और राजस्थानी दोनों का योग हो जाए तो पिंगल भाषा बनती है। वही पृथ्वीराज रासो की भाषा है। डॉक्टर नगेंद्र की पुस्तक के अनुसार पृथ्वीराज रासो कितने प्रकार के छंदों में लिखा गया है? तो ध्यान रखेंगे, लगभग 68 प्रकार के छंदों में पृथ्वीराज रासो लिखा गया है, ऐसा डॉक्टर नगेंद्र की पुस्तक में लिखा गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। सन 1875 ईस्वी में डॉक्टर वूलर ने पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ के आधार पर पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक रचना घोषित कर दिया। अभी हम सभी ने देखा कि पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक ग्रंथ कौन घोषित करता है, उसमें डॉक्टर वूलर का भी नाम था। अब वूलर ने किस आधार पर पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक ग्रंथ कहा? तो ध्यान रखेंगे, पृथ्वीराज विजय नाम की एक रचना जयानक की थी, जो कि कश्मीर का एक कवि था। उसकी रचना जब प्राप्त होती है तो उसके आधार पर पृथ्वीराज रासो को वूलर अप्रामाणिक ग्रंथ घोषित कर देते हैं। तो ये सारे प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं। पृथ्वीराज रासो को केंद्र में रख के, पृथ्वीराज चौहान को केंद्र में रख के और चंद्रबरदाई को केंद्र में रखते हुए, तो इतने सारे पॉइंट्स को आप तैयार रखेंगे तो पृथ्वीराज रासो के विषय में जो कुछ भी पूछा जाएगा वो लगभग आपका पॉइंट तैयार हो जाएगा। और इस तरह के सभी नोट्स आपको हमारे हिंदी साहित्य के शॉर्ट नोट्स में मिल जाएंगे। एक जगह वन लाइनर प्रश्नों का पूरा कलेक्शन है ये। तो आप इसे हमारे नंबर पर संपर्क करके ऑर्डर कर सकते हैं। और लिखित परीक्षा की तैयारी, चाहे LT, GIC, GDC परीक्षा या ईएमआरएस के लिए आप कर रहे हैं, तो लिखित प्रश्नों के उत्तर आपको हमारे इस नोट्स में मिलेंगे, जो कि उपलब्ध हो चुका है। तो इसके लिए आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क करना होगा, या फिर आप इस QR कोड से स्कैन करके व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं अपना नाम पता देने के बाद। ये 5 से 6 दिन में आपके पते पर पहुंच जाता है। फिर मिलते हैं एक नई क्लास में नए तथ्यों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, शुभकामनाएं, जम की तैयारी करते रहिए।